आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर भारत में अल्पसंख्यक है कौन? अल्पसंख्यक का मतलब माइनॉरिटी कौन है? और जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने इसकी भी व्याख्या कर दी। उन्होंने कहा कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, जिनकी आबादी 1% से भी कम हो, उसे माइनॉरिटी माना जा सकता है, उसे अल्पसंख्यक माना जा सकता है। इस हिसाब से आप समझ लीजिए तो यहां तक कि क्रिश्चियन भी जो हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मान लिया जाएगा, जो सुझाव है उसे मान लिया जाएगा, तो क्रिश्चियन भी अल्पसंख्यक में अब नहीं आएंगे। बातें उन्होंने बताई, लेकिन पहले हम अश्वनी उपाध्याय को सुन लेते हैं कि अश्वनी उपाध्याय जब कोर्ट रूम से बाहर आए, अश्वनी उपाध्याय देश के जाने माने वकील हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच के जज थे उनकी बातों को सरल भाषा में मीडिया को समझाया। सुनिए पहले। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों का फैसला आ गया है। 4 जजों की एक राय है और 3 जजों की अलग राय है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने तो यहां तक कह दिया है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत की अपनी अलग ओपिनियन है, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी की अपनी अलग ओपिनियन है, और 4 माननीय जजेस, माननीय चंद्रचूड़ साहब, माननीय जस्टिस संजीव खन्ना साहब, जस्टिस पार्डीवाला साहब, जस्टिस मनोज मिश्रा साहब, उनकी 4 की अपनी अलग ओपिनियन है। जो पहले वाला फैसला था 5 जजों की बेंच को, उसको उन्होंने ओवरटर्न किया है। लेकिन एक विषय पे आज फिर वही छूट हो गई है, फिर से उसको छोड़ दिया गया कि भारत में माइनॉरिटी है कौन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फैसले आते जा रहे हैं, 2 जज का फैसला, 3 जज का फैसला, 5 जज का फैसला और आज 7 जज का फैसला। लेकिन आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यह नहीं डिसाइड किया हु इज माइनॉरिटी, हाउ टू आइडेंटिफाई माइनॉरिटी। जो टीएमए पाई केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया था कि माइनॉरिटी की पहचान नेशनल लेवल पर नहीं होगी बल्कि राज्य स्तर पर होगी। टीएमए पाई केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने यह कहा था कि चूंकि हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को स्टेट पे आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेट लेवल पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए रिलीजियस माइनॉरिटी को भी स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई करेंगे। कहने का मतलब चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उसकी पहचान राज्यवार होगी, न कि राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर कोई माइनॉरिटी होगा ही नहीं। लेकिन उस टीएमए पाई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिफिनीशन नहीं बताई माइनॉरिटी की। न तो भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। माइनॉरिटी कमीशन बन गया है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गया है, माइनॉरिटीज के नाम पे वक्फ बोर्ड बन गया है, माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ ट्रिब्यूनल बन गया है। लेकिन जो सबसे बेसिक सवाल है कि अल्पसंख्यक है कौन, किसको कहते हैं माइनॉरिटी, 1% वाला माइनॉरिटी, 0.5% वाला माइनॉरिटी, आखिर माइनॉरिटी है कौन? आज तक ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि माइनॉरिटी को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। यूएन की डिफिनेशन कहती है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन। ऐसा समुदाय, ऐसा ग्रुप जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, और संख्या में जो नगण्य हो, 1% से भी कम हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। अगर उस डिफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो भारत में क्रिश्चियन माइनॉरिटी नहीं हो सकते, मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि एक और भी डिफिनेशन है कि जिस कम्युनिटी ने कभी रूल कर लिया हो उस देश पे, उसको भी वहां माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। तो यहां 500 साल के आसपास मुस्लिम ने रूल किया तो मुस्लिम कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। लगभग 150 साल, 200 साल क्रिश्चियन ने रूल किया, अंग्रेजों ने रूल किया, उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। कायदे से यूएन की डिफिनेशन के हिसाब से यहां पे केवल पारसी को माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है, यहूदी को माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है, और बहाई को माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है। कुछ और भी हैं उनको मिल सकता है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि माइनॉरिटी को जब आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करें या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करें, तो भारत के अंदर देखेंगे या पूरी दुनिया को देखेंगे। जैसे पूरी दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं,
अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन होगा? क्या पूरी दुनिया में जो 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं उसमें से अगर एक भी आदमी यहां भारत में रहेगा उसको हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दर्जा मानेंगे? या भारत के अंदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी देखेंगे, भाई ठीक है यूपी में कोई अगर तमिल है उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मान लेंगे, तमिलनाडु में कोई हिंदी बोलने वाला है उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मानेंगे, या चाइनीज बोलने वाले को भी, फ्रेंच बोलने वाले को भी, और भी जो दुनिया में सभी भाषाओं को हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दर्जा मानेंगे। और अगर विदेशी भाषाओं को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी केवल भारतीय भाषाओं में ही ढूंढा जाएगा, तो फिर उसी पैरामीटर के हिसाब से विदेशी रिलीजन को भी माइनॉरिटी दर्जा नहीं मिल सकता। भाई भारत के अंदर जो रिलीजन शुरू हुए एक बार उनको हम समझें, उनको माइनॉरिटी मेजॉरिटी देखें, समझ में आता है। भाई ठीक है पंजाब में सिख ज्यादा है, सिख भारत का रिलीजन है, तो वहां पे हिंदू को माइनॉरिटी भी दे दिया। लेकिन विदेशी रिलीजन अगर हम ढूंढना शुरू करेंगे कि विदेशी रिलीजन वालों को माइनॉरिटी दर्जा देंगे, फिर तो दुनिया में 1100 रिलीजन है, क्या हम सभी रिलीजन वालों को माइनॉरिटी दर्जा दे देंगे? मुझे लगता है यह सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। आज तक इस पे सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्यों नहीं जाना चाह रहा है, सरकार इसको क्यों नहीं डिफाइन कर रही है, यह बात आप खुद तय कर लीजिए। लेकिन एक बेसिक सवाल आज तक डिसाइड ही नहीं हुआ है कि माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या विदेशी भाषा वालों को भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मानेंगे, क्या विदेशी रिलीजन वालों को भी रिलीजियस माइनॉरिटी मानेंगे, और माइनॉरिटी मानेंगे तो माइनॉरिटी का जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो नेशनल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुका है कि भारत के 9 राज्यों में संख्या के हिसाब से हिंदू खत्म हो चुके हैं, फिर तो 9 राज्यों में हिंदू को माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर टीम पाई केस के हिसाब से देखें तो भारत के अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज चलते हैं तो 800 जिलों में 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, हिंदू कम हो चुके हैं, तो फिर 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदुओं को माइनॉरिटी दर्जा मिलना चाहिए। अगर तहसील के हिसाब से देखें तो 6000 तहसील में 1500 तहसीलों में हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं, हिंदू खत्म हो चुके हैं, फिर तो वहां भी हिंदुओं को माइनॉरिटी दर्जा मिलना चाहिए। बॉर्डर पे 300 तहसीलें, वहां 300 की 300 में हिंदू खत्म हो चुके हैं, डेमोग्राफी बदल गई है, तो इसका मतलब पूरा बॉर्डर हमारा माइनॉरिटी से घिर जाएगा, 9 राज्यों में माइनॉरिटी की सरकार बनेगी। एक और भी बड़ा इश्यू है, अब नागालैंड में 90% क्रिश्चियन है, सरकार किसकी बनती है? क्रिश्चियन की। अब सरकार जो बनती है वो मेजॉरिटी की बनती है, तो नागालैंड की जो सरकार है क्रिश्चियन के हिसाब से देखें तो माइनॉरिटी की सरकार, क्योंकि क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, लेकिन बहुमत हमेशा उन्हीं को बनता है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब जो जीते हैं, हिंदू वहां मात्र 2% है, मुस्लिम वहां 96% है कश्मीर में, तो क्या फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार माइनॉरिटी की सरकार है, मेजॉरिटी की सरकार है? ऐसे ही मेघालय में जो सरकार चल रही है क्रिश्चियंस की, जहां पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, या आपके मिजोरम में जो सरकार चल रही है, या नागालैंड में सरकार चल रही है, ऐसे राज्यों में जहां हिंदू खत्म हो चुके हैं वहां जो सरकार है उसको माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, वो तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी जो चुनता है वो बन जाता है। तो जहां लोग सरकार बना चुके वो माइनॉरिटी कैसे कहलाएंगे? भारत के 1/3 लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम्स या क्रिश्चियन डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा। भारत के 1/3 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम्स या क्रिश्चियन डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा। 1/3 प्रधानों का भविष्य भी या तो मुस्लिम तय करते हैं या क्रिश्चियन तय करते हैं। 1/3 पार्षदों का भविष्य भी या तो मुस्लिम तय करते हैं या क्रिश्चियन तय करते हैं। फिर मुस्लिम और क्रिश्चियन को माइनॉरिटी दर्जा कैसे मिल सकता है? इसलिए मेरा ये मानना है कि जो पूरी समस्या खड़ी हुई है, समस्या सॉल्व बिल्कुल नहीं हो रही है। समस्या इसलिए सॉल्व नहीं हो रही है क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन तो बन गया लेकिन माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी फिर मिनिस्ट्री भी बना दिया, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया। वक्फ बोर्ड भी चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल भी चल रहा है, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया। मदरसा वाला कानून आ गया, मदरसा पे भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया। केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए माइनॉरिटी के नाम पे खर्च कर रहा है, माइनॉरिटी आज तक डिफाइन नहीं किया। राज्य सरकारें हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं, माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। जब तक माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करेंगे, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन नहीं बनाएंगे, ये तय नहीं करेंगे कि पूरी दुनिया के भाषाओं को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मानेंगे, केवल भारतीय भाषाओं को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मानेंगे, पूरी दुनिया के रिलीजन को रिलीजियस माइनॉरिटी मानेंगे या केवल भारत के रिलीजन को रिलीजियस माइनॉरिटी मानेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। चाहे वो मदरसा वाला जजमेंट है या आज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जजमेंट है, इस जजमेंट से कोई वास्तव में चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन न तो सरकार माइनॉरिटी को डिफाइन करना चाहती है, लगता है कि माइनॉरिटी को डिफाइन करते उसके भी हाथ जल जाएंगे, और न सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जा रहा है। सरकार को समझ में आता है भाई ठीक है, वह पॉलिटिकल इशू होता है, वहां वोट लेना होता है,
लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस विषय पे क्यों नहीं जा रहा है, माइनॉरिटी को डिफाइन क्यों नहीं कर रहा है, यूएन की डिफिनेशन को अडॉप्ट करके उस पर एक जजमेंट क्यों नहीं पास कर रहा है। उन्होंने यहां तक कहा, सोनी उपाध्याय ने, कि कोर्ट ने यहां तक कह दिया है, एक तरह से कमेंट किया है कोर्ट ने, कि अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक ट्रिब्यूनल, ये तमाम जो आयोग और मंत्रालय बनाकर जनता की जो गाढ़ी कमाई खर्च की जा रही है, ये भी जो है सही नहीं। यहां तक सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आज ये बात कह दी है। अब सरकार को ये सोचने पे विवश होना पड़ेगा कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक जो हैं वो अल्पसंख्यक मंत्री बनाती हैं, अल्पसंख्यक आयोग का गठन होता है, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना कमेंट पास किया है। अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार से लेके राज्य की सरकारें इस पर कोई नया नियम लेकर आती हैं या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।